हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे किसके थ्रू? पीवाईक्यूज के थ्रू, एजुकेशन के पेपर के लिए यानी यूजीसी नेट पेपर 2 के एजुकेशन के लिए। ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थर्ड वीडियो जो है वो इस सीरीज में ये हमारी है। आज एनर्जी आपको मे भी थोड़ी डाउन लगी, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ा गई थी। बट देन आई थॉट कि एग्जाम थोड़ी ना किसी का वेट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके अभी जो है मैं उठ के वीडियो बनाने की ट्राई कर रही हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात, तो सेशन शुरू करने से पहले गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है खुद को हाइड्रेटेड रखना, बिकॉज डिहाइड्रेशन भी जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो स्टमक पेन और पता नहीं क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि पानी पीते रहिए। मतलब एक छोटी सी चीज़ कि हम पानी नहीं पी पाते या पीते नहीं या ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं अपने, आज ही के एक्सपीरियंस से, अभी अभी के से, बिकॉज 12 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है और आज 11:40 ऑलरेडी हो गए हैं जब मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप ध्यान रखिए तबीयत का, क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं सर पे, तो वो बेटर रहेगा कि तबीयत ठीक रहे। सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ है। सो 21st क्वेश्चन, क्योंकि हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो 21st क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया? सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है स्कूल टीचर्स के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए? देखिए, आप हो सकता है जिसको ये क्वेश्चन का आंसर पता हो वो सोचे कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और वो हम गड़बड़ करके आते हैं, राइट? वो चीज का ध्यान रखना है। देखिए, CSIR, ये हम सबको पता है, जैसे यूजीसी का एग्जाम होता है वैसे ही CSIR नेट का भी एग्जाम होता है, जो कि साइंसेज के लिए एग्जाम लेते हैं। वो क्या हो गया, एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करते हैं कि कैसे इनोवेशन जो है वो लाई जाए रिसर्च के थ्रू। ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर्स की। फिर आता है नेक। नेक की टीम हर किसी की यूनिवर्सिटी कॉलेज में आई होगी, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। नेक की टीम क्या है कि आपका क्या स्टैंडर्ड्स हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, क्या हालात हैं। उन सब चीज़ों के बारे में वो जो है जज करते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज को। नेक की टीम भी नहीं होगी। फिर आता है एनसीईआरटी। जी हाँ, ये होता है एक्चुअल आंसर, और एनसीईआरटी जो है वो स्कूल लेवल पे काम करती है। एनसीईआरटी की बुक्स सबने पढ़ी हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी की बुक्स कॉलेजेस के लिए तो नहीं आती ना, तो एनसीईआरटी की बुक स्कूल लेवल के लिए आती हैं, और वो स्कूल टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं एनसीईआरटी जो है वो। अब आप पूछेंगे ये क्या है EMMRC, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आंसर हमारा एनसीईआरटी रहेगा। EMMRC क्या है? एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर है। कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट में है, जो कि एक तरीके से कहाँ पे, केरला में, ये अपने तरीके का एक पहला ये सेंटर स्थापित किया गया है, ये पहला सेंटर बनाया गया है केरला में यूजीसी के द्वारा। अब ये किस चीज पे काम करता है मेजर तौर पे? इट इज डेडिकेटेड टू हार्नेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर फर्दरिंग द कोज ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, प्लस इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इस मीडिया सेंटर का, कि टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड डेवलपिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया कंटेंट यूजुअली वेब पे अपलोड होता है, तो वेब के लिए या ऑनलाइन चीजों के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए ये जो EMMRC है, ये जो सेंटर है, ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स जो है हाई क्वालिटी के डेवलप करने की ट्राई करता है, ताकि हायर एजुकेशन जो है उसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया जा सके। तो EMMRC, ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंशन है ये वर्ड, तो इसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्लस इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जर्वेशन, व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर। वो करिकुलम जो है वो यूजुअली जो करिकुलम में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या जो चीज नहीं करवाई जा रही, वो किस टाइप के करिकुलम में इंक्लूड होगा? टाइप्स ऑफ करिकुलम करके मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कंप्लीट मतलब किस किस तरीके के टाइप्स हो सकते हैं या किसने किस बारे में बात की है, मेजर तौर पे आपको मतलब समझ आ जाएगा। वो एक बार देख लीजिएगा। आंसर रहेगा नल करिकुलम, क्योंकि
हिडन करिकुलम क्या हो गया, जो कि एक्चुअल में मेंशन नहीं है बट काम वही कर रहा है, जैसे हिडन एजेंडा होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। ऐसे ही कोर करिकुलम क्या रहेगा, मेन करिकुलम रहेगा। ओवर्ट और इनवर्ट इंट्रोवर्ट ये दो और भी टाइप के करिकुलम होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, सो वो एक बार देख लीजिएगा करिकुलम के टाइप्स के अंदर। ठीक है जी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, ही और शी और ही कुछ भी लगा लीजिए, वांट्स हेल्प इन मेकिंग द चॉइस ऑफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने, अब फर्दर वो किस चीज में पोस्ट ग्रेजुएशन करें या क्या करें, उस चीज से रिलेटेड अगर उनको गाइडेंस चाहिए है तो ये किस टाइप की गाइडेंस में हम इंक्लूड करेंगे। ये 4 ऑप्शंस हैं, आंसर हो जाएगा एजुकेशनल गाइडेंस, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस आपकी पर्सनल चीजों से रिलेटेड होती है, ये पढ़ाई से रिलेटेड है। सो मेजर तौर पे ये एजुकेशनल गाइडेंस रहेगी। एजुकेशनल की जगह करियर गाइडेंस हो तो वो भी कई तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है। सो आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको देखेंगे, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट या इजी उसके आंसर्स बनाते हैं। सो वो आंसर्स आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपको लग रहा होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। 24th question. The right to free and compulsory education at primary education level is ensured by the Constitution of India through. So, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फ्री राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन जो है प्राइमरी लेवल की, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये पूछा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पार्ट 3 में जो है डीपीएसपीज होते हैं। इन पे मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, आपको ये जानने जरूरी है, एक अवेयरनेस के लिए तो जरूरी है, एग्जाम पर्पज से भी जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ जाते हैं। सो पहले आर्टिकल 45 में डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वहां पे इस चीज को मेंशन किया गया था, लेकिन वहां पे कंपल्शन नहीं होता जो भी डीपीएसपीस होते हैं। बाद में इसको उठा के 2002 में जो है आर्टिकल 21A क्रिएट किया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ का, कि आप एक अच्छी लाइफ जो है जी पाएं, उसका राइट आपको है, हक है आपको। सो उसी में पार्ट ए 21A बना के ए को इंसर्ट किया और यहाँ पे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो वहां पे इंक्लूड किया गया 2002 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था। सो डी आंसर हो जाएगा। Establishment of diets was a result of one of the recommendations of, तो डाइट्स की एस्टेब्लिशमेंट, ये क्वेश्चन जो है मोस्टली आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है प्रिपरेशन में। ठीक है, सो डाइट को किसने रेकमेंड किया था या किसके रिकमेंडेशन के बाद डाइट्स को एस्टेब्लिश किया गया था, ये सबको पता होना चाहिए कि एनपीई 1986 इसका आंसर रहेगा, और इसी के थ्रू यहाँ पे ही रेकमेंड किया गया था, तब जाके डाइट जो है वो वहां पे लागू की गई थी या बनाई गई थी हर एक स्टेट में। फिर रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वाज गिवन बाय, तो स्कूल बैग्स को मतलब बोझ इतना हो जाता है बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के वेट से ज्यादा उनका स्कूल का बैग होता है, तो वो चीज को, उस बर्डन को कम करने की रिकमेंडेशन किसने दी थी। सो ये भी यशपाल कमेटी ने दी थी। अब ये कौन से ईयर में आई थी ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके, बिकॉज आप देख लेते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि इस चीज का कोई बेनिफिट हो रहा है। आप एक बार कमेंट कीजिए या वो चीज तो कीजिए कि आपको याद रहे वो चीज। ठीक है, सो आप कमेंट करेंगे तो आप एटलीस्ट, अगर आपको नहीं भी पता होगा कौन से साल में, तो आप सर्च करके कमेंट करेंगे ताकि आपको वो चीज याद रहेगी। ठीक है, सो यशपाल कमेटी जो है वो इसका आंसर रहेगा। फिर है 27th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड द बुक एंड टाइटल्स सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। तो ये बुक जिसका टाइटल है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ये किसने लिखी है ये पूछा गया है। महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले, श्री अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद। सो इन यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में सेम तो आंसर होगा नहीं कि सावित्रीबाई खुद के ऊपर बुक लिख रही हैं कि मैं लेजेंड हूं या सिंबल हूं। ठीक है, सो ये आंसर तो गलत हो जाता है, तो इसका आंसर सही है श्री अरबिंदो। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए होंगे या मैंने महात्मा गांधी, अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद इनको कवर करवाया था, उस टाइम पे मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे जहां पे आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो वहां पे करना पड़ता है, ABCD करके आपको ऑप्शंस दिए होते हैं जिनमें बुक्स के नाम जो है वो अक्सर एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। सो आप एटलीस्ट जो जो प्रीवियस ईयर में बुक्स मेंशन है नाम वो करके जाएंगे।
फिर है द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट। आर बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किसी भी तरीके का बजट हो, चाहे वो आपके एजुकेशन के फील्ड का हो, चाहे वो देश का बजट हो, हर जगह पे किसी भी बजट में दो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप घर का भी कोई बजट बना रहे हैं तो आपके पास एक दिमाग में चीज आएगी कि कितनी आपकी इनकम है और आप उसके अकॉर्डिंग कितना खर्च करें, कितना एक्सपेंडिचर आपका हो। ठीक है, सो ये इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दो जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसके, बजट के। तो ये बात बिल्कुल ऐसे समझ वाले मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीज है, आपको समझ आ जानी चाहिए। Which of the following have been identified as performance indicator for assessment and accreditation of institution by NEC? So NEC की टीम जो आती है ये देखने के लिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है, तो वो किन किन पैमानों पे इनको नापती है, यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है करिकुलर एस्पेक्ट, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सटेंशंस, गवर्नेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर्स एंड देयर इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो देखिए क्वेश्चन के जो आंसर है उन्हीं में चार ऑप्शन तो ऑलरेडी हैं, तो हमें इनमें से सिर्फ एक नेग्लेक्ट करना है। सो वो सीधी सी बात दिख रही है कि इलेक्शन, स्टूडेंट के जो इलेक्शन होते हैं यूनियन के इलेक्शन, उनका और नेक की टीम का कोई लेना देना नहीं है। सो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि ये वाला इसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो, तो जहां पे डी ऑप्शन नहीं है, जो कि यहां नहीं है डी में, सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ डिसेबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। सो 1995 के बाद जो है वो 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी आया। सो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था उसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज मेंशन की गई थी, जिनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 कर दिया गया, 21 कर दिया गया। ठीक है, सो इनमें से कौन सी, वो जो 7 है उनमें से कौन कौन सी हैं इनमें, वो पूछा गया है। सो इसमें ऑटिज्म और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ये बाद में इंक्लूड की गई हैं जब 21 किया गया। सो फर्स्ट 3 जो है वो सही आंसर होगा, यानी ए बी सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैंने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के ऊपर वीडियो बना रखी है और मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की ताकि आपको एक स्टोरी की तरह चीजें समझ आ जाएं। जहां जो याद करने की चीज है वो भी मैंने मेंशन किया कि इसको ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो वो चीजें हैं, आप एक बार उनको देख लेंगे। नेक की टीम या जो एजुकेशनल बॉडीज हैं, एनसीईआरटी है, इनके ऊपर मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियोस बना रखे हैं, वो एक बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी डेफिनेटली। सो ये सी आंसर हो जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो जिन्होंने पिछली 2 वीडियोस पे कमेंट किए कि हाँ ये हेल्पफुल है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो मैंने खुद को पुश किया और मैंने खड़े होकर ये वीडियो बनाई। सो ये अभी अपलोड कर दूंगी मैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड प्लीज पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए खुद को। टेक केयर।